मेरा नाम इशिका है। मेरी शादी ऐसे ससुराल में हुई थी जहाँ पर मेरे पति और उनके दादाजी के अलावा कोई नहीं रहता था। जब ये रिश्ता मेरे घर पर आया था तो मेरे माता पिता को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आजकल कौन नहीं चाहता कि कम मेंबर की फैमिली में अपनी बेटी की शादी की जाए। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि मेरी शादी गांव में हुई थी। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में ही शादी करना चाहती थी। मेरी चाहत थी कि मेरी शादी किसी अमीर परिवार के लड़के से हो। सुना था कि लड़का भी अच्छी नौकरी करता है, लेकिन मैं तो शहर के पढ़े लिखे लड़के से शादी करना चाहती थी, जबकि यह लड़का गांव का पढ़ा लिखा लड़का था। जब मेरे माता पिता ने मुझे ये बताया कि यह लड़का बहुत अच्छा है और शहर में ही नौकरी करता है, लेकिन मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी जो कुछ दिनों बाद ही मुझे छोड़कर शहर चला जाए और मैं उसके बिना अपनी ज़िंदगी अकेले ससुराल में रहकर गुजारूं। मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि वो लड़का शहर में नौकरी ज़रूर करता है, लेकिन रहता अपने घर पर ही है। परमानेंट रहकर शहर में नौकरी नहीं करता। वह अपनी गाड़ी से सुबह शहर नौकरी करने के लिए रवाना हो जाता है और रात को अपने ऑफिस से घर आ जाता है। इसका मतलब यह था कि मुझे बड़ी आसानी हो जाती अगर मेरी शादी उस लड़के के साथ हो जाती है तो। मुझे जब भी अपने मायके आना होता मैं उसके साथ आ जाती और रात को अपने घर को चली जाती। मुझे अपने माता पिता से ज़्यादा दूर नहीं रहना पड़ता। लड़का देखने में बहुत ही स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था। फैमिली मेंबर भी बहुत कम थे। सुना था कि गांव में उसका बहुत बड़ा मकान है और सिर्फ एक दादाजी हैं जिनको आंखों से नज़र नहीं आता। वो बेचारे अंधे हैं। बेटा अपनी मर्जी से शादी कर रहा है और इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि वह चाहता है कि उसके दादाजी की सेवा करने के लिए घर में बहू आ जाए। जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने वाली थी वह घर का इकलौता बेटा था। उसकी माँ तो काफ़ी सालों पहले ही मर चुकी थी और उसके पिता का मौत एक्सीडेंट में हो गई थी। घर में सिर्फ मेरा पति और दादाजी ही रहते थे। सुना था कि काफ़ी सालों से उन लोगों ने परमानेंट नौकरानी रखी हुई थी। वो नौकरानी पिछले 6 महीने पहले नौकरी छोड़कर जा चुकी है और तभी से ही उन दोनों के घर में काम की परेशानी होने लगी थी। भला वह कब तक नौकरानी के सहारे जिंदगी गुजार सकते थे। एक न एक दिन तो उनके बेटे को शादी करनी ही थी। ऐसा नहीं था कि दादाजी शुरू से ही अंधे थे। सुना था कि उनकी आंखों की रोशनी लगभग 2 साल पहले ही गई है। उनकी आंखों में मोतियाबिंद का पानी आ गया था और उन्हें अपनी बीमारी के बारे में वक्त पर पता नहीं चल सका। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई और एक दिन ये हुआ कि उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी और उनको दिखाई देना भी बंद हो गया था। यह रिश्ता अच्छा था, मेरे लिए इनकार की भी कोई वजह नहीं थी, इसलिए मेरी शादी बड़े ही सिंपल तरीके से इस लड़के के साथ हो गई थी। मैं अपने पति के साथ विदा होकर अपने ससुराल चली आई थी। शादी के पहले दिन गांव की सारी औरतों ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया था। मुझे चारपाई पर बिठाकर सभी लोगों ने गिफ्ट्स दिए थे। मुझे अपने ससुराल के गांव की शादी बहुत अच्छी लगी थी और यहाँ के रस्म रिवाज भी मुझे बहुत पसंद आए थे। यहाँ आने के बाद मैंने दादाजी का आशीर्वाद लिया। इसी तरह करते करते काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मैं अपने दादाजी के सारे काम करती थी, उनके कपड़े भी बदलती थी, पास बैठकर उनकी सारी बातें सुनती थी। वो बहू बहू कहकर मेरे करीब आ जाते थे। दादाजी बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी आदत भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब मैं घर का काम करती थी और मेरी नज़र दादाजी पर जाती तो ऐसा लग रहा होता था जैसे कि वो मुझे घूर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे एहसास होता कि वो मुझे कैसे देख सकते हैं, उनकी तो आंखों की रोशनी ही नहीं है। वो मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहे होते थे। कभी कभी मुझे बड़ी अजीब लगती थी कि वो टकटकी बांधे ही मुझे क्यों देखे जा रहे हैं, पर हर बार मैं यह भूल जाती थी कि दादाजी एक बूढ़े और अंधे आदमी हैं। वह अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते। हर रोज़ हमारे घर पर अलग अलग तरीके की औरतें आती और थोड़ी बहुत देर मुझसे बातचीत करने के बाद चली जाती थी। दादाजी का कहना था कि हमारे गांव के लोग बहुत प्यार और मोहब्बत वाले लोग हैं। हमारे गांव में जब कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो यहाँ की औरतें उसे इसी तरह की बातें करने लग जाती हैं। दादाजी अपने कमरे से भी बाहर निकल कर नहीं आते थे। मैं कभी कभी दादाजी को देखकर अपने दिल में शरण ले आती थी, क्योंकि थे तो वो मेरे दादाजी ही। दादाजी तो वैसे भी पिता समान ही होते हैं। मुझे तो बस ऐसा लगता था जैसे दादाजी सबके सामने मुझे ताकते रहते हैं। कभी कभी तो मैं अपने माथे पर बल डालकर
उनको घूरने लगती थी, लेकिन मैं पागल हो गई थी। मैं हर बार यह बात भूल जाती थी कि दादाजी अंधे हैं, क्योंकि हमारे घर में कभी कोई ऐसा था ही नहीं। इसलिए मुझे ऐसे लोगों की आदत नहीं थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था कि अकेले घर पर दादाजी के साथ रह रही थी। मेरे पति रूटीन के मुताबिक सुबह के टाइम पर अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाते थे और सारा दिन मैं और दादाजी घर में अकेले रह जाते थे। मेरे पति ने मुझे शादी की रात ही समझा दिया था कि तुम्हें मेरे दादाजी का बहुत ख्याल रखना है। काफ़ी सालों से हमारे घर पर नौकरानी रह रही थी और वो मेरे दादाजी का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि सुबह के टाइम पर तो मैं जॉब के लिए निकल जाता था। जब दादाजी की आंखों की रोशनी थी तो वो भी खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे, लेकिन जब से उनकी आंखों की रोशनी गई थी उन्होंने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों तक नौकरानी ने साथ दिया और उसके बाद वो भी नौकरी छोड़कर चली गई। तभी से हमारे घर पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। पड़ोस वाली मासी आकर मेरे पिताजी के लिए खाना बना जाया करती थी, लेकिन फिर हम इस तरह से कब तक किसी की मदद ले सकते थे। शादी की पहली रात मेरे पति ने मेरी बहुत तारीफ़ की थी और अपने पति की तारीफ़ सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मैं आपके दादाजी का हमेशा सेवा करूंगी, उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। सुबह सुबह जब सोकर उठी तो सबसे पहले अपने दादाजी के लिए नाश्ता बनाती थी। एक दो दिन तो मेरे पति बाजार से भी नाश्ता ले आए थे। उन्होंने कहा था कि अभी तो तुम नई नवेली दुल्हन हो, कुछ दिन तुम आराम करो, उसके बाद तो तुम्हें घर का सारा काम संभालना है। लेकिन अब मैंने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं थी घर का काम काज करने के लिए। भला मेरे पति भी कब तक इस तरह से मार्केट से खाना या फिर नाश्ता लेकर आते। एक न एक दिन तो मुझे यहाँ का किचन संभालना ही था। दादाजी भी कहते थे कि बहू एक दो दिन खाना मार्केट से आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं दादाजी, मैं उस टाइप की नहीं हूँ जो हमेशा आराम करती रहे। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ और इस घर की गृहस्थी को अपने कंधों पर चलाना चाहती हूँ। ये घर तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर दादाजी और मेरे पति बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें अपने घर के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मेरे पति कहने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम खूबसूरत ही नहीं बल्कि खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी हो। मैंने नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा दिया और दादाजी की नाश्ता करने के लिए मेरे सामने ही बैठे हुए थे। मैं उनके सामने बैठ गई। फिर मैंने उन्हें अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। मेरे पति ने अपने दादाजी को अपने हाथ से नाश्ता करा दिया था। मेरे पति धीमे धीमे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे पति जब घर पर आते तो सब कुछ अपने दादा को अपने हाथों से ही खिलाते थे। उन्होंने मुझसे अपने दादाजी को नाश्ता कराते हुए टाइम पर कहा था कि अब अगली बार से मेरे पीछे मेरी यह जिम्मेदारी तुम निभाओगी। मैंने अपने पति से खुश होते हुए कहा, जी जी क्यों नहीं, मैं घर की सारी जिम्मेदारी खुद संभाल लूँगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दादाजी अब भी मेरे सामने बैठकर मुझे घूर रहे थे। दादाजी का नाश्ता कंप्लीट हो गया तो मेरे पति उनके पास ही रखी हुई चेयर से उठकर मेरे बराबर में पड़ी हुई चेयर पर बैठ गए थे और मेरे चेहरे को देखकर उसे सहला रहे थे। मुझे डर था कि कहीं दादाजी हमें देख न ले, लेकिन मेरे पति ने मुझे इशारे से कहा कि वो हमें कैसे देख सकते हैं, उनकी आंखों की रोशनी नहीं है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने पति के जाने के बाद जब मैं घर का काम करती थी तो अपने गले में दुपट्टा भी नहीं डालती थी। यही सोचती थी कि घर में कोई नहीं है, दादाजी ही तो हैं और उन्हें भी दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं घर में रहते हुए किसी भी हुलिये में काम करती रहती थी और दादाजी के सामने भी किसी भी हालात में चली जाती थी। दादाजी इतने अच्छे थे और बहुत ही अच्छे आदत के थे। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है, कितने अच्छे इंसान की आंखों की रोशनी कैसे जा सकती है। अपने इकलौते पोते की शादी और उसकी पत्नी को भी नहीं देख सके। दादाजी के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। एक बार मेरे पति ने मुझे बताया था कि मेरे दादाजी बहुत ईमानदार इंसान हैं। गांव में कोई भी उन्हें बुरा भला नहीं कहता। वह हमेशा लोगों का फ़ायदा करते आए हैं। सब लोग मेरे दादाजी की बहुत इज्जत करते हैं। मैंने अपने पति से कहा था कि क्या आपने दादाजी का इलाज नहीं करवाया। मेरे पति कहने लगे, उन दिनों शहर में मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए मैं कुछ हफ्तों के लिए वहाँ पर रुका हुआ था और दादाजी नहीं चाहते थे कि वो मुझे अपनी परेशानी बताकर परेशान कर दे। उन्होंने मुझे अपनी परेशानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया और इसी तरह से धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं बहुत दिनों के बाद घर वापस आया तब मुझे बात पता चली थी। अगर वो मुझे वक्त पर बता देते तो मैं उन्हें अपने साथ शहर ले जाकर उनका इलाज करवा देता और शायद वो ठीक भी हो जाती, लेकिन अपना इलाज करवाने की जिद बांध ली थी। उन्होंने तो मुझे वक्त निकालने के बाद बताया था। मैंने बाद में भी दादाजी से बहुत
कहा था कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, आपकी आंखों की रोशनी हो सकता है वापस आ जाए। लेकिन दादाजी हर बार मना कर दिया करते थे, कहते थे कि बेटा मेरी उम्र हो गई है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ देख लिया, अब तुम्हारी ज़िंदगी जीने का समय है, तुम शादी करो, अपनी ज़िंदगी जियो। और मेरा क्या है, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, बूढ़ा हो चुका हूँ, धीरे धीरे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होती रहेगी और एक दिन मेरे साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं देख नहीं सकता, सुन तो सकता हूँ ना, तुम सबको महसूस कर सकता हूँ, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और अपने जीते जी चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। बस यही कहकर दादाजी बात खत्म कर देते थे और वो अभी तक एक बार भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं गए। मैंने कहा आप ज़बरदस्ती दादाजी को डॉक्टर के पास ले जाते। मेरे पति ने मुझे बताया था कि तुम्हें नहीं पता, दादाजी बहुत ज़िद्दी हैं, मैं उनके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, शायद वो अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से खुश रहते हैं। मेरे पति ने कहा था कि वो मेरे पापा के रहते हुए कोई काम नहीं करते थे, लेकिन पापा के जाने के बाद सारा काम करने लगे। फिर मैं बड़ा हुआ तो अब उनके सारे काम करने की जिम्मेदारी मेरी हो गई है। मैं दादाजी को अपना पिता समझकर उनके सारे काम किया करती थी। मैंने अपने पति को यकीन दिलाया था कि आपको मेरे होते हुए घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने दादाजी के पुराने फ़ोटोज़ देखे थे जिनमें उनकी आंखों की रोशनी थी। दादाजी अपनी जवानी में बहुत हैंडसम थे। दरअसल मेरी सास मेरे दादाजी से डबल कम उम्र की थी। मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा उम्र के थे, फिर भी वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग थे। अब भी अगर उनकी आंखों की रोशनी होती और अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर निकलते तो कोई भी उन्हें बूढ़ा नहीं कहता। शायद उनकी परेशानी की वजह से उनके चेहरे से उम्र ज़्यादा लगने लगी है। दादाजी बहुत यंग लगते थे। एक दिन दादाजी कहने लगे, देखो बहू, मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि मैं अपने घर की बहू को अपनी आंखों से नहीं देख सकता और न ही उसे देखकर उसे आशीर्वाद दे सकता हूँ। मैंने कहा, दादाजी कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी मुझे आशीर्वाद दे सकते हो। शादी के कुछ दिन तो लगभग इसी तरह से गुजरते चले गए, लेकिन मेरी हालात उस वक्त ख़राब हो गई जब मेरे पति को कुछ दिन के लिए शहर में रुकना पड़ रहा था। मैंने उन्हें कहा भी था कि आप मुझे इन दिनों मेरे मायके में छोड़ दो, लेकिन मेरे पति का कहना था कि मैं इस तरह से तुम्हें तुम्हारे मायके में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरे दादाजी मौजूद हैं, उनकी सेवा कौन करेगा। मेरे पति जा चुके थे और मुझसे कहकर गए थे कि मेरे पीछे मेरे दादाजी का तुम्हें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, उनको अपने हाथों से खाना भी तुम्हें खिलाना होगा और उनके कपड़े भी तुम्हें चेंज करने होंगे। खाने के बाद तक तो ठीक थी, लेकिन कपड़े, अपने पति की बात सुनकर मेरा तो दिमाग घूम कर रह गया था। मैंने अपने पति से कहा भी था कि मुझे कपड़े चेंज करने वाली बात तो ठीक नहीं लग रही, मैं कैसे उनके कपड़े चेंज कर सकती हूँ। मेरे पति ने कहा था कि तुम्हें तो पता है दादाजी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मान लो कि अगर तुम्हारे मायके में तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसा हो जाता और उनके आगे पीछे उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ तुम होती, तो तुम अपने पिता को भी तो अपने हाथों से पहनाती। मैंने अपने पति से कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, भगवान न करे मेरे पिताजी के साथ ऐसा हो। मेरे पति कहने लगे, इसलिए ही तो कह रहा हूँ कि तुम मेरे दादाजी के सारे काम किया करो। मैं परेशान हो गई थी और यह सोच रही थी कि मैं यह काम करूं या नहीं। भला दादाजी जैसे भी थे तो दादा ससुर ही मेरे पिता समान थे। कोई छोटा बच्चा होता तो ये काम मैं अपने पति से कहे बिना ही कर देती, लेकिन दादाजी का यह काम करने के बारे में ही सोचकर मुझे शर्म आ रही थी। मेरे पति के जाने के बाद दादाजी ने मुझे आवाज़ लगाई, ओ बहू बहू कहकर मुझे पुकार रहे थे। मैं भागी भागी दादाजी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि दादाजी धोती और बनियान पहने हुए खड़े थे और पहले तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि बहू क्या बेटा जा चुका है। मैंने उन्हें कहा कि अभी आधा घंटा पहले ही निकले हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ज़रा कुर्ता उठा कर दो, ना जाने कहाँ पर रखी हुई है। सारे बेड पर मैंने हाथ मार मार कर देख लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मेरा कुर्ता बेड पर है भी या नहीं। दादाजी की कुर्ता बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने उनका कुर्ता उनके हाथ में दे दी। उन्होंने जैसे तैसे अपना कुर्ता पहन लिया था, लेकिन बटन उल्टे सीधे लगा रहे थे। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा आप छोड़ दीजिए, मैं बटन बंद कर देती हूँ। मैंने दादाजी का बटन लगाया तो दादाजी मुस्कुरा रहे थे और अचानक उनका हाथ मेरी कमर पर लग गया। मैं उनसे कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि उनका हाथ कहाँ लग रहा है। जैसे ही उन्हें लगा कि उनका हाथ मेरे ऊपर से टच हो गया, फ़ौरन ही उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। शायद उनका हाथ धोखे से टच हो गया था। मैंने उनको कुर्ता पहना दी थी। फिर दादाजी ने कहा कि बहू मेरे लिए बाल भी बना दो।
मैंने ड्रेसिंग से कंघा लेकर दादाजी के बाल भी बना दिए थे। दादाजी कहने लगे, बहू जरा मुझे अपने हाथ तो दो। मैंने कहा कि क्यों दादाजी, क्या हुआ? तो वो कहने लगे, दो तो। मैंने डरते डरते उन्हें अपने हाथ पकड़वा दिए थे। मैं यह सोच रही थी कि वो क्यों मेरे हाथ पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा है। तुम्हारी जगह अगर कोई और औरत होती तो शायद तुम्हारे जैसी गृहस्थी कभी ना संभाल पाती। दादाजी ने मेरे हाथों को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथों में जकड़ लिया था। मैं उनके हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बहू अभी यहीं पर ही रहो, इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था कि बहू कैसी होती है। भगवान ने मुझे कोई बेटी भी नहीं दी। अगर मेरी बेटी होती तो शायद वो भी तुम्हारी तरह मेरी सेवा करती। तुम्हें पता है, जब तुम्हारी दादी सास की मौत हुई थी तब मुझे उसकी मौत का बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि वो मेरी हमसफ़र थी और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और हमारे घर की इकलौती औरत थी। मेरे बेटे को और मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। दोनों को बहुत अच्छी तरह से संभालती थी, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे बेटे बहू के कंधे पर आ गई। उन सब ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे, लेकिन भगवान ने बेटे बहू को भी ऊपर बुला लिया। अब मेरा पोता ही मेरा सहारा है और शादी के बाद तुमने भी कुछ दिन अच्छी तरह नहीं गुजारे, क्योंकि मेरा सारा बोझ तुम पर पड़ गया। वो बड़े अफसोस के साथ ही सब कुछ कह रहे थे। मैंने कहा, आप किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मुझे अपनी बेटी ही समझो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे थे। कहने लगे, तुम बहुत अच्छी हो और मेरा कितना ख्याल रखती हो। लेकिन अभी भी उन्होंने मेरा हाथ बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। मैंने उससे कहा, दादाजी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। दादाजी ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं फ़ौरन ही किचन में चली आई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दादाजी की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। मेरे पति लगभग 1 या 2 महीने के लिए गए हुए थे। उन्होंने कहा था कि जब ऑफिस में काम का सीजन आता है तो उन्हें इसी तरह दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और वहीं पर रहकर दिन गुजारने पड़ते हैं। और इधर दादाजी मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्री होने लगे थे। अब तो वो मुझे आवाज़ लगाकर कहते कि मुझे शर्ट पहना दो। शर्ट के बटन मुझसे ठीक से बंद नहीं होते। कभी कहते कि मेरे सिर में मालिश कर दो और मेरी टांगें दबा दो, और वो कभी मुझसे अपने सिर में तेल लगवाते थे कि छोटे मोटे काम तो वो खुद भी कर सकते थे। शादी से पहले मुझे लगा था कि मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और उनके दादाजी हैं, तो मुझे घर में कोई काम ही नहीं करना होगा। लेकिन मैं तो दादाजी की वजह से घनचक्कर सी बनकर रह गई थी। सारा दिन बस मुझे काम ही काम हो जाता था। मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि दादाजी के बहुत सारे काम होते थे। वह बहाने बहाने से मुझे आवाज़ लगाकर अपने काम निकलवाते रहते थे। मैं मौका देकर आराम करने के लिए अपने कमरे में ही गई थी। तभी अचानक दादाजी की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो बहू बहू चिल्ला रहे थे। मैं बाहर की तरफ दौड़ते हुए कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो अपने हाथ में मोबाइल पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। जब मैं उनके कमरे में गई और मैंने कहा कि बताइए क्या काम है, तो वह खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे कि आओ बहू, मेरे पास आकर बैठो, देखो मोबाइल पर कितने अच्छे जोक्स आ रहे हैं। दादाजी को कभी कभी मैं मोबाइल पर जोक्स लगा कर दे दिया करती थी और वो जोक सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसते रहते थे। मैंने उनसे कहा, आप सुन रहे हो, आप ही सुनते रहो, मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। दादाजी ने कहा, बहू आराम तो होता ही रहेगा, यहाँ मेरे ही बेड पर लेट जाओ, आराम भी कर लेना और जोक्स भी सुनते रहना। दादाजी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि वो मुझे अपने बिस्तर पर लेटने की बात कह रहे थे। मैं उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गई और उनसे कहा कि दादाजी, मैं सारा दिन घर के काम करती रहती हूँ और अब भी 10-5 मिनट आराम करने के बाद मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। क्या काम ना करूँ? सारे काम छोड़कर क्या मैं आपके साथ यहाँ बैठकर जोक सुनूँ? मैंने बात बड़े कड़क शब्दों में कही थी ताकि दादाजी को एहसास हो जाए कि मुझ पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, मेरे पास बैठो और मेरे साथ जोक सुनोगी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और तुम एक्टिव रहोगी। काम का क्या है, काम छोड़ दो, काम तो सारी ज़िंदगी के ही हैं, काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं। मैं दादाजी के बिस्तर पर जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, आप मुझे बताएं कि अगर आपको भूख लगेगी तो आप क्या खाओगे? वह हंसकर कहने लगे, तुम मेरे करीब रहोगी, यही मेरे लिए बहुत है। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार,
जो अब आपने मुझे आवाज़ लगाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। दादाजी अभी भी हंस रहे थे। मैं फ़ौरन अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। मैं काम करते करते बहुत थक जाती थी, इसलिए मेरा बिहेवियर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा होने लगा था। अपने मायके में मैंने इतना ज़्यादा भी काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ तो हद से ज़्यादा काम बढ़ गया था। दादा घर का खाना ही खाते थे, कभी मार्केट का खाना नहीं खाते थे। मेरे पति का कहना था कि हमेशा दादाजी को घर का बना हुआ ताज़ा खाना खिलाना, बाहर का खाना मत खिलाना, वरना उनका पेट खराब हो जाएगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद मैंने खाना बनाया और जब किचन से बाहर निकली तो देखा कि घर गंदा पड़ा हुआ है। फिर मैंने सफाई की और सोचा कि शाम का टाइम है, एक बार फिर से दादाजी के कमरे की सफाई कर देती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने दुपट्टे नहीं पहना हुआ था और मैं वैसे भी ज़्यादातर घर में दुपट्टा नहीं पहनती थी। दादाजी अपने कमरे में ही चेयर पर बैठे हुए थे। उनके कमरे की झाड़ू लगा रही थी। वह बहुत खामोश बैठे हुए थे और मैं अपने काम में बिजी थी। अगले ही पल जैसे ही मैं पलटी, यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि दादाजी मेरे पीछे ही खड़े थे। मैं उन्हें देखकर घबरा गई थी। मैंने कहा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? उन्होंने कहा, नहीं बहू, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस मैं महसूस कर रहा था कि कमरे के अंदर तुम ही हो या कोई और है। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? घर में मेरे और आपके अलावा कोई भी नहीं रहता। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं। यह कहकर वो अपने बिस्तर पर बैठ गए थे और उनकी आंखों को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नज़र मुझ पर ही है। मुझे शर्म भी आ रही थी क्योंकि मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था। मैं रात के टाइम पर उनको खाना खिलाने के लिए उनके कमरे में चली गई और उन्हें अपने हाथ से खाना खिला रही थी। मैंने महसूस किया कि दादाजी मेरे हाथ से खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा खुश होते थे और किसी न किसी बात पर मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लेते थे और बस मेरी तारीफ़ करते रहते थे। कहते थे कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना बहुत टेस्टी होता है। मुझे लगता है कि तुम भी इतनी ही ज़्यादा खूबसूरत होगी। अब धीरे धीरे मुझे दादाजी की हरकतें बहुत अजीब लगने लगी थी। मुझे दादाजी से अब उलझन से होने लगी थी क्योंकि वो किसी न किसी बहाने से मेरे शरीर पर कहीं भी हाथ मार देते थे और मुझे टच करने की कोशिश में लगे रहते थे। मैं समझना चाह रही थी कि वह क्या करना चाहते हैं। मैं दादाजी की तरफ से अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। अपने पति को अगर उनकी हरकतों के बारे में बताती भी तो किस तरह से बताती, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए मेरे पति मेरे किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मैं यही सब सोच रही थी और रात के 8 बजे तक अपने कमरे में सो गई थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला ही रहता था। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी, पर अचानक घबराकर मेरी आँख खुल गई क्योंकि मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पैरों पर गुदगुदी कर रहा है। जैसे ही मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि यह कोई और नहीं बल्कि दादाजी हैं। मैंने जल्दी से अपने गले में दुपट्टा डाल लिया और दादाजी से कहा कि बताइए, आपको कोई काम है क्या? दादाजी ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, मैं कोई अंधा नहीं हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ। यह सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई थी कि आखिर वह क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे की शातिर वाली मुस्कुराहट देखकर मुझे डर लगने लगा था और मैं बहुत परेशान भी हो गई थी। मैंने कहा, आप यह सब कुछ क्या कह रहे हो? दादाजी कहने लगे, हम सब कुछ सच सच कह रहा हूँ। दादाजी ने जल्दी से मुझे आकर मजबूती से दबोच लिया। मैं खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। मैं चिल्लाने की भी कोशिश कर रही थी। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और फिर उसके बाद वो हुआ जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। मुझे दादाजी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने झूठ बोला था कि वो अंधे हैं और इस बात का फ़ायदा उन्होंने मुझ पर उठाया था। उन्होंने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपकी सारी सच्चाई अपने पति के सामने खोल कर ही रहूँगी। दादाजी कहने लगे, किस तरह बताओगी? वह कभी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि मैं अंधा हूँ। वो तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें ही इस घर से धक्के मार कर निकाल देगा। मैं दादाजी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी कि यह बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा पति कभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन दादाजी ने जो मेरे साथ किया था वो मेरे लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हुआ था। मैं बिल्कुल लाचार हो गई थी और ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। दादाजी कहने लगे, मेरी नज़र तुम पर पहले दिन से ही है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने उनसे कहा, आपने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया?
उन्होंने बताया कि मैं बहुत मेहनत मजदूरी करके अरुण को पाल रहा था, लेकिन जब से वो शहर गया था उसने मुझ पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। फिर मैंने प्लान बनाया कि अरुण का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मुझे अंधा बनना पड़ेगा, इसलिए मैंने अरुण से झूठ बोल दिया। इस झूठ का असर ये हुआ कि अरुण का पूरा ध्यान मुझ पर ही रहने लगा। फिर उसने शादी की और वो तुम्हें घर पर लेकर आ गया। तुम्हें तो देखते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी और अरुण यही समझता रहा कि मैं अंधा हूँ, और तुमने भी इस बात पर यकीन कर लिया कि दादाजी अंधा है। मुझे तो यह बात पता था कि अरुण हर तीसरे चौथे महीने में 1 या 2 महीने के लिए अपने ऑफिस में ही रुक जाता है। मैं इस बात का मौका ढूंढ रहा था कि कब वो जाएगा और कब तुम्हारा फायदा उठा लूंगा। मैं बड़ी लाचार और बेबस होकर ये सब कुछ सुनकर बहुत रो रही थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। जब दादाजी मुझे अपनी कहानी बतानी शुरू की थी, तभी मेरे पति दरवाजे पर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। भगवान ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया था। मुझे अपने पति को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने खुद ही अपने कानों से दादाजी की सारी बातें सुन ली थी। दरअसल 26 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है। मेरे पति को ये बात पता थी कि मेरा बर्थडे आने वाला है, इसलिए मेरे पति मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। तो 25 तारीख की रात को ही शहर से घर आने के लिए निकल गए थे, क्योंकि वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। और जब वह घर पर आए तो उन्होंने दरवाज़ा खुला हुआ देखा। उन्होंने अपने दादाजी की सारी बातें सुन ली थी। दादाजी अरुण को सामने देखकर उनके माथे से पसीने टपकने लगे। अरुण का गुस्सा और नफरत दादाजी सहन नहीं कर सके। दादाजी को दिल का दौरा पड़ गया। वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गांव की सारी चीज़ें बेचकर हम शहर आ गए। मैं और मेरा पति अब हंसी खुशी शहर में रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।